एक बार मेरी मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 13 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ गई। मैं भी भागकर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इजाजत दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम सा महसूस हुआ। मैं घबराकर उठा तो मेरे होश उड़ गए। उसी रात मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसीलिए सुबह से बार बार मुझे बोल रही थी कि मेरा घर पूरा तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ उतना और किसी पर नहीं कर सकती। तुम पर मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ। मेरी उम्र 25 साल की थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर पर काम कर रहा था। 15 साल से मैं मालकिन के घर नौकरी कर रहा था। इसलिए जितना भरोसा मालकिन मुझ पर करती थी किसी और पर नहीं करती थी। इसलिए वो मुझे हर बार बता रही थी। कहने लगी, देख नारायण, अपनी बेटी सोना को मैं घर पर छोड़े जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे खेलने की आदत है। सोना तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में सोना 13 साल की थी, लेकिन प्यार से रखा हुआ था, अभी तक खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने की, मैं तो परेशान सा रह गया। वो कैसे मुझसे ये बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी सोना के साथ उसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर तो मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे सोना के कमरे में सोने के लिए सोच सकता हूँ, आप सोचकर तो बात करें। कहने लगी, नारायण, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। मैं कैसे सोना के कमरे में सो सकता था। कहीं कुछ रात को गड़बड़ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मेरी मालकिन विधवा औरत थी, बहुत अमीर मालिक की उनके पास बहुत सारी जमीन थी जहां से उन्हें पैसा आता था। घर बेहतरीन चल रहा था और एक ही बेटी थी जिसे उन्होंने लाडो प्यार से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने आया था तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों जैसा रखा था, बहुत प्यार करते थे मालकिन से। दोनों ने मोहब्बत में शादी की थी, दोनों बहुत खुश रहा करते थे। सोना की पैदाइश से चंद महीने पहले ही सड़क हादसे में मालिक का देहांत हो गया था। मालकिन सदमे में आकर पागलों जैसी बातें करने लगी थी। आप मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। मैं उस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर बहुत रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। इसीलिए मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब सोना पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल सोना के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर लें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर बिता दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं ही था और मैंने भी नमक का हिसाब चुकाया था। एक एक पैसे का हिसाब मालकिन को दे दिया करता था। इस साल मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि वो भी जाना चाहती है। ये सुनकर पहले तो सोना ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वो अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से सोना मान गई थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी कि सोना का ख्याल रखना और रात को उसके बिस्तर पर सो जाना, ये सब मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का गहरा लंबा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया खाना बनाने के लिए बोला, लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन मैंने मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखा था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई हैं, सुकून से सांस लिया और मजे से अपनी दोनों टांगें सामने शीशे की टेबल पर रख दी, रिमोट हाथ में पकड़ा और आराम से टेबल पर पैर डालकर और कपड़े ढीला करके सोफे पर मस्त बैठकर टीवी देखना शुरू ही किया था। अभी मैं सही से इस माहौल से रूबरू हुआ भी ना था कि कमरे का दरवाजा खुला और सोना लाउंज में आई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बाल डालकर बोली, नारायण के बच्चे, तुम्हारी शिकायत मम्मी के आते ही करूंगी। जितनी मौज मस्ती तुम माँ के ना रहने पर कर रहे हो ना, सब माँ को बताऊंगी। सोना की ऐसी बात सुनकर मुझे डर सा लगने लगा और मैंने जल्द ही टीवी को बंद कर दिया और रिमोट साइड रख दिया। पर नाक पर गुस्सा लिए सोना सोफे पर आकर बैठ गई और मेरे हाथ से रिमोट लेकर मुझसे कहने लगी, ये मत समझना माँ नहीं है तो जो मन में आएगा करोगे। चलो जाओ, मेरे लिए खाना लेकर आओ। क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म।
अंदर से मेरा जी तो जल के रह गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती थी और मैं इसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वो बाजार के कम से कम 4 चक्कर मुझसे लगवाती थी और कहती थी कि मेरे लिए सामान लेने के लिए ड्राइवर नहीं जाएगा, तुम जाओगे और जो भी मैं कहूंगी वही करोगे। मैंने सीने पर हाथ रखा और सर झुकाया। जी जी, क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अभी तो बड़ा रौब जमा रहे थे, अब क्या हुआ? गुस्से वाली नजरों से सोना को देख रहा था। उसने मेरी चाय का प्याला, जो कि मैं पीने ही वाला था, उठाया और मेरे सामने ही चुस्की लेकर पीने लगी। मैं वहां से चला गया और सोना के लिए लंच का बंदोबस्त वहीं पर कर दिया। दिन भर घर का काम करने के बाद सोने के लिए अपने क्वार्टर पर जाने लगा, क्योंकि रात होने वाली थी। मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो सोना कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो नारायण? माँ ने कहा था ना कि तुम मेरे कमरे में सोना। मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैंने हैरानी से सोना की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में और नौकरानी भी मौजूद हैं, आप उसे अपने साथ सुला लेना। सोना कहने लगी, माँ ने कहा था ना कि तुम सोओगे, मतलब तुम ही सोओगे मेरे साथ मेरे बिस्तर पर। मुझे नहीं पता, शराफत से आओ मेरे कमरे में। कमरे में जाकर सोना फोन पर लग गई थी। कमरे में इस वक्त मैं अकेला बैठा हुआ था। भले वो 13 साल की थी, लेकिन मुझे तो अंदर से बहुत डर लग रहा था। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी कि जहां एक मर्द और एक औरत हो तो वहां तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के साथ कमरे में अकेला सो जाऊं। मालकिन भी ना इतनी नौकरानी किसी को भी बोल देती सोना के साथ सोने के लिए। कमरे में बात करने के बाद सोना आकर बिस्तर पर सो गई और वो एकदम बिंदास मस्त होकर सो रही थी। जब मैं कमरे में था तो दरवाजे के दराज से हल्की फुल्की रोशनी आ रही थी, जो कि सोना के चेहरे पर पड़ रही थी। सोना सोई हुई थी, बड़ी मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नजरें बदली, अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा, इससे पहले कि मुझ पर शैतान आ जाए। ऊपर वाले का शुक्रिया करते करते न जाने कब मेरी आंख लगी थी। घड़ी के तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा के उठा तो देखा कि सोना नींद में मस्त सो रही है। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। सोना को स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ सोना को अकेला मत भेजना, इसलिए जब सोना तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मैं उसके साथ ड्राइवर के साथ में जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। इसके बाद मैं जमीनों का हिसाब किताब देखने लगा, कितनी रकम आई, क्या हुआ क्या नहीं, ये हिसाब मेरी जिम्मेदारी थी। उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि सोना को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। ड्राइवर भी सोना को लेने नहीं गया था और मैं भी मालकिन के काम में इतना बिजी हो गया था, मेरे दिमाग से ही निकल गया कि सोना को स्कूल से भी लेने जाना है। 12 बजे सोना की छुट्टी होनी थी और मुझे 1:30 बज चुका था कि जब मेरे फोन पर बेल बजने लगी। जब मैंने नंबर देखा तो मालकिन का था। मैंने जल्दी से फोन उठाया तो वो मुझको भला बुरा कहने लगी। मुझे सोना की कॉल आई थी, वो अभी तक स्कूल से नहीं आई है, उसको लेने क्यों नहीं गया। अब तो मेरा दिमाग घूम गया। सामने ड्राइवर को मैंने खजाने वाली नजरों से देखा। मैंने कहा, तुम मुझे बोल नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? कहने लगी, जाकर उसको लेकर आओ। मैंने सारे खाता बंद किए और घर से बाहर निकल गया। ड्राइवर कहने लगा कि मालकिन तो तुम्हें उसका बॉडीगार्ड बनाकर गई हैं, तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई थी, सारे नौकर सर पर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रखते थे। फटाफट से ड्राइवर के साथ जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था, सिर्फ सोना ही स्कूल में थी। वहां पर चौकीदार मुझे देखकर भला बुरा सुनाने लगा, कहने लगा, तुम लोगों को कदर नहीं है वक्त की, क्या बात है? सोना का ध्यान रखता रहूं, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचे तो खाना बनाने वाले ने खाना तैयार नहीं किया हुआ था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की और बातों में बिजी थी। ये देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर उल्टा पड़ने लगा था। सारे नौकर अपनी मस्ती में झूम रहे थे, कोई भी कुछ काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे। मैं तो मालकिन के बिना बौखला के रह गया था। दिन भर घर की सफाई करने के बाद मैं बहुत थक गया था, तो सोने के कमरे में जाकर कालीन बिछाया और लेट गया। जैसे ही सोना के कमरे में पहुंचा तो सोना कल के पेपर की तैयारी में लगी थी। मैं लाउज में जाकर सो गया।
क्योंकि दिन भर का थका हुआ था और मुझे फौरन ही नींद आ गई। रात को मुझे लगा जैसे लाउंज में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कि कोई आदमी सोना के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। मैंने तेज आवाज में कहा, कौन है वहां? तो फौरन कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा, किचन की तरफ भागा, लेकिन इस वक्त वहां की जगह बिल्कुल खाली नजर आ रही थी। मैंने लाइट जलाई, वहां कोई नहीं था। रसोई का दरवाजा बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैंने वहां देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब वहां से बाहर निकला तो बाहर भी सन्नाटा था। मैंने किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और वापस लाउंज में जाकर सोचने लगा कि कौन आदमी था। न जाने मुझे डर अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। न जाने मुझे क्या सूझा और मैं सोना के कमरे में चला गया। रात को जैसे ही कुत्ते की आवाज आने लगी तो सोना नींद में डर रही थी। कहने लगी, माँ मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे, मेरा हाथ पकड़ लो। अपना हाथ मार रही थी, मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। सोना ने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और मेरा दिल जोरों से धक धक कर रहा था। मैं इंतजार करता रहा कि वो कब गहरी नींद में सो जाए और मैं अपना हाथ छुड़ाऊं। जब सोना गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं सोना के कमरे में ही सोने लगा था। अचानक से मेरी आंख खुली और उस वक्त सुबह के 6 बजे थे और सोना अपने बेडरूम में नहीं थी। और वैसे भी आज इतवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो सोना घर पर कहीं नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो धक से रह गया था। मैंने तमाम नौकरों को शोर मचा के जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद में सो गया। जब मैंने तमाम नौकरों से बात की तो तब मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बाबू सोना को कमरे के बाहर देखता था। मैं भागता हुआ किचन में गया और बावर्ची का पता सब जानता था। मैंने सारी बात मालकिन को बता दी और मालकिन ने कहा कि बावर्ची के घर उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। इस वक्त पुलिस भी हमारे बंगले के करीब के बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था कि बावर्ची सोना के मुंह पर हाथ रखकर जबरदस्ती इस गाड़ी में बिठा रहा है। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचे, जिस जगह पर गाड़ी खड़ी थी, मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहां इसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ उसी तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्तों का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन मैं इस घर में पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाजा खुल गया। सामने वो बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने सोना को बांधकर एक कुर्सी पर बैठा रखा था। वो बहुत रो रही थी। ये देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने आव देखा ना ताव और उन तीनों की अच्छी खासी धुलाई कर दी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, और जब तक मैं जिंदा हूं मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। सोना रोने लगी। थोड़ी देर बाद मालकिन का फोन आया और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की मदद जरूर करोगे। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूं और जब तक मैं जिंदा हूं आपकी तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये सुनकर मालकिन खुश हो गई। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।